करूंगी डॉक्टर लक्ष्य, आपको क्या लग रहा है ये 65 या 66 दिन जो हैं आने वाले देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर रोज उन को दबाया जा रहा है जो दरअसल जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जिन पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। पूरे मीडिया से लेकर तमाम चीजों में आप ये देखें कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की जा रही है। बहस की चर्चा का केंद्र क्या है ये हम सबको पता है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी 28 दलों का इंडिया जैसा गठबंधन है, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जो एक परसेप्शन बनाना चाहिए, ये परसेप्शन कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है या लड़ रहा है या जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है वो इंडिया गठबंधन है, क्या आपको लग रहा है अभी भी इसमें कोई कमजोरी है? ये एक तरह का परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने के लिए। और साथ में मेरा सवाल है आपसे कि मायावती के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक शायद एक उम्मीद भर ये थी कि वो आ सकता है कि वो जुड़ सकते हैं मायावती इंडिया गठबंधन से, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना एनडीए का हिस्सा, वो दोनों का हिस्सा नहीं बनेंगे, अकेले लड़ रही हैं। इन तमाम चीजों पे मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कैसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। निश्चित रूप से आने वाले 65-66 दिन ये देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाले हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव के लिहाज से चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट इस देश के हर नागरिक को समझ लेनी चाहिए कि इन दिनों के बाद, इतने वक्त के बाद अगर कोई भी ये समझे कि देश वही रहेगा तो ऐसा नहीं है। चुनावों के पहले का भारत कुछ और होगा और चुनाव परिणाम के बाद का भारत कुछ और होगा। ये तय हो जाएगा कि वो संविधान से चलेगा या संविधान से नहीं चलेगा। लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, लेकिन जैसे आज है ना, संविधान रहते हुए भी भीतर से कैसे बदल दिया गया ये सब चलता रहेगा। इसलिए ये आने वाले दिन बेहद अहम है। सत्ताधारी दल अपने सबसे कोर एजेंडे जिसको लेकर के 40 साल उन्होंने अपनी पार्टी की राजनीति की और जो इनका मात्र संगठन है आरएसएस, उसने लगभग 100 साल जैसा भारत बनाना चाह रहे थे, जिन मुद्दों पर काम कर रहे थे, उनमें से सबसे केंद्रीय मुद्दा आज उनके हाथ में है, राम मंदिर का। कौन रोजगार मांग रहा है ऐसा कहा जाएगा? अब तो वीडियोस, रील्स, यूट्यूब चैनल्स पर शहरी इलाकों में जो बोलता, जोर से बोलता है ना, उसी की आवाज सुनाई देती है। और जोर से बोलने वाले आज ये बोल रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, खबरदार जो इस पर कोई सवाल उठाया, तुम शंकराचार्य हो या कुछ भी हो, तुम सनातन विरोधी हो। ये साबित। मंदिर कौन बनवा रहा? बीजेपी बनवा रही। कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। ये जो जोर से बोलना है, ऐसा बन जाएगा कि ये सबका बोलना है, और जो नहीं बोल रहा है, जो धीमे बोल रहा है, उसकी आवाज अब नहीं सुनाई जाएगी। तो यहां वो चुनाव हो रहा है, वो उनके सबसे कोर एजेंडे पर चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री अब अवतार घोषित हो जाएंगे, क्योंकि राम को तो वो ले आए। पहले मिथकों और धर्म और सनातनी किताबों में लिखा हुआ था राम सबको ले आए होंगे। अब वो राम को ले आए, फिर भी कोई आहत नहीं है। ऐसे वक्त में चुनाव होने वाले, तो इस चुनाव में उनके हाथ में सब कुछ है। उनका कोर एजेंडा उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में, जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस सारे टीवी चैनलों का अब अयोध्या में खुल चुका होगा। मुझे लगता है अब सालों साल वहीं से डिबेट हुआ करेगी, वहीं से बातचीत होगी। दिन रात उसी पर हो रहा है, कितने किलोमीटर का ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब पूरा देश राम में। ऐसे वक्त में जब मीडिया आपके हाथ में नहीं, चुनाव आयोग को आप जानते हैं वो किस तरह से काम कर रहा है, ईवीएम आपके हाथ में नहीं, उनका कोर एजेंडा, ऐसे वक्त में एकजुटता ही एक ऐसी उम्मीद है जो सारे विपक्षी दलों को और देश के संविधान को बचा सकती है। एकदम स्पष्ट है ये बात। वो एकजुटता इंडिया गठबंधन के रूप में बनी है। इसलिए आपका ये सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए ये आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से। इंडिया गठबंधन अब क्या, दो तीन छोटी छोटी बातें कह दूं, फिर उसके बाद अगली बातचीत हम करेंगे। पहली बात, जब सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये गठबंधन ही एक रास्ता है, राजनीतिक दल ही नहीं बचेंगे। आप शिवसेना देख लें, आप एनसीपी देख लें, चुनी हुई पार्टियां सरकार गिरा दी जाएंगी। मध्य प्रदेश देख लें,
आप सरकारें गिरा दी जाएंगी। अगर आप सरकार बना भी लेंगे तो तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि मेरे घर में एक दो कमरा मैं कर देता हूं, ये ईडी सीबीआई वाले यहीं बैठे रहे। हेमंत सोरेन के यहाँ, अरविंद केजरीवाल के यहाँ कोई बचेगा नहीं। तो आप जीते हुए हो चुनाव, नहीं जीते हो, आपके सांसद खरीद लिए जाएंगे, आपके विधायक खरीद, ये सब लोग समझ रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही है, इसलिए सब एकजुट है, यही रास्ता है। अब दूसरी बात, गलती कहां हो रही है? गलती उस साझेपन को प्रैक्टिस करने में हो रही है। बीजेपी को दोष देकर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। बीजेपी अपने एजेंडे में साफ है, बीजेपी अपने कार्यक्रम में साफ है, बीजेपी किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतने में काम करेगी और वो कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी पहली साझा रैली अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में भोपाल से होनी थी, आपने नहीं किया क्योंकि कमलनाथ बागेश्वर वाले बाबा के पैर में बैठने जा चले गए थे और 14 एंकर जो बैन किए गए थे उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर वो देने चले गए। ये चूक हो रही है, क्योंकि इस चूक में बीजेपी नहीं है दोषी, इस चूक में ये दल दोषी हैं जो इंडिया में शामिल है। और जब तय हुआ कि 30 दिसंबर तक, चलो भाई 3 राज्यों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, देखो वो चुनाव हार गए तो बीजेपी कितने आत्मविश्वास से भर गई है। अब तो बीजेपी देश को ये मनोवैज्ञानिक खेल समझा रही है कि अब तो 24 में कोई लड़ाई नहीं बची, अब तो हम जीत गए, इससे भी लड़ना है आपको। तो एकजुट होकर यह निर्णय लिया गया कि 30 दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाएगा। अगर सीट बंटवारा नहीं हो रहा है तो ये गलती आपकी है। अगर ममता बनर्जी अलग नाराज हैं, नीतीश कुमार को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ये चूक हमारी होगी, मतलब इंडिया गठबंधन के लोगों की होगी। इसके लिए बीजेपी को आप दोष नहीं दे सकते। ये दूसरी बात है। इसलिए अगर ये चूक होती रहेगी तो काम और बिगड़ेगा। अब जैसे रैली है, भाई कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली निकालने के लिए आजाद है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चली गई, इसको आप रोक नहीं सकते, वो पार्टी है, वो अपना काम करेगी, अपने ढंग से करेगी। लेकिन एक लाइन अगर उसमें जोड़ दें कि कल्पना करिए कि वो यात्रा भी साझेपन के साथ निकलती, क्योंकि वो यात्रा उन्हीं राज्यों से होकर गुजरने जा रही है जहां बीजेपी आज की तारीख में मजबूत है। वही झारखंड, वही छत्तीसगढ़, वही बिहार, वही उत्तर प्रदेश, वही राजस्थान पंजाब होते हुए गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, बीजेपी यही मजबूत थी। अगर ये यात्रा अभी भी वक्त है, होना क्या चाहिए था, ये यात्रा अकेले कांग्रेस की बजाय सबकी यात्रा होनी चाहिए थी। और अगर नहीं होगी तो कल्पना करिए जैसे ही ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और ममता बनर्जी बैठक में नहीं आ रही है, उनके पास अगर समय नहीं है, और कल्पना करिए कि सीट बंटवारा नहीं हो पाया और ममता बनर्जी इससे सहमत नहीं हुई और अलग रास्ता अख्तियार कर ली, तो बंगाल में जाके इस यात्रा का क्या होगा? बिहार में अगर नीतीश कुमार अलग हो गए तो बिहार में इस यात्रा का क्या होगा? अब आखिरी टिप्पणी, मायावती जी इस देश में आज की तारीख में एक सिंबल बन गई ऐसे लोगों की जो इस खेल में शामिल भी होना चाहते हैं और खेल से बचे रहना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। ये बात मायावती जी भी समझ रही हैं। जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम गठबंधन करके लड़े तो हमेशा बीएसपी का नुकसान हुआ, जो गठबंधन में शामिल था उसका फायदा हुआ। जबकि चुनाव दो आंकड़े बता दूं, 2019 के गठबंधन में जब वो सपा के साथ लड़ी तो 0 सीटें 14 में थी और 2019 में 10 सीटें आ गई और सपा 5 की थी, 5 ही पर रह गई। इसमें फायदा बीएसपी का हुआ था। आज की तारीख में उन 10 में से कम से कम 4-5 लोगों के तो वैसे ही टिकट नहीं होने वाले बसपा के, फिर भी अकेले क्यों लड़ना? अकेले 2022 का चुनाव लड़ी 12%, अपने इतिहास में बहुत शुरुआती दौर में वो 12% रही होगी, आज की तारीख में 12% वोट है बसपा के पास। और आपका वोट किधर जाएगा? अगर वो गठबंधन की तरफ जाएगा तो बीजेपी का नुकसान करेगा, और अगर वो बीजेपी की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से आपका अकेले लड़ना तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। ये 3-4 चुनौतियां हैं, अभी भी रास्ता है। अगर ये सारे लोग एकजुट हो जाएं तो मुझे लगता है कि बुशरा जी ये 66 दिन देश के इतिहास को बदल देंगे। और अगर ये रास्ता नहीं निकाले गए तो फिर तो सब कुछ वहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि लोगों में एक तरह से हम ये देखें तो एक ये फीलिंग उनके अंदर ये डेवलप की जा रही है कि जैसे ये चुनाव डन एंड डस्टेड है, मतलब अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी अजय हो चुके हैं और उनको अब ये 2024 का इलेक्शन भी उन्होंने जीत ही लिया है, और जब भी आप लोगों से बात करें तो लोगों में एक मायूसी का माहौल है। क्या वाकई में इतनी मायूसी है? क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी ये चुनाव पूरे तरीके से ओपन है?
अभी अभी भी वो तमाम चीजें नहीं हुई हैं जो अभी गठबंधन को करनी है। उनको सड़कों पे एक साथ उतरना है, उनको सड़कों पे रैलियां करनी है, उनकी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट होना है। अगर एक सीट पर तमाम दल मिलकर एक कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं, तब भी आपको लगता है कि बीजेपी को एज है, तब भी आपको लगता है कि लोगों की जो मायूसी है वो जायज है? कैसे देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये मायूसी, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो बुशरा जी, इस सवाल को यूं कहूं कि मायूसी वाली बात तो है ही नहीं। जो नाराजगी है, सत्ता से नाराजगी, 10 साल के शासन से नाराजगी, वो दिखेगी तो कहाँ दिखेगी? टेलीविजन चैनल तो वहां कैमरा और माइक लेके नहीं जा रहा, और उन लोगों के पास वो कोई संगठन, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो अपनी नाराजगी को ये दिखा सकें कि अगर 36-40% ही तुम्हारी तरफ है तो 60% इस देश की जनता नाराज है, खफा है। वो तुमसे पूछना चाह रही है कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? इसको लेकर के घोर नाराजगी और गुस्सा है, बशर्ते कि वो दिखता नहीं। मैंने पिछले टिप्पणी में भी एक बात कही थी कि जैसे मान लीजिए राम के नाम पर मानने वाले लोग हैं, ये देश नास्तिकों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, ये देश शैवों शाक्तों का भी है, बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल हैं इसमें। लेकिन जो बहुत जोर से बोलता है, असल में लगता है कि सबकी आवाज वही बोल रहा है, लेकिन जो हम्म। खामोश है या जिसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उस पर कोई राय मशवरा तो बन नहीं रहा देश में। तो इसलिए जो लोग नाराज हैं, जो लोग खफा हैं, वहां तक कैमरा माइक नहीं जा रहा है। इसलिए ये एक तो ये बात है, इसलिए उनकी बात दिखाई नहीं दे। दूसरी बात कि बीजेपी के राजनीति करने का तरीका यही है, वो हावी होकर राजनीति करते हैं। वो ये दिखा देना चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही चुनाव लड़ने वाले ये मान लें कि आप हार गए हैं। अब तो भाई 3 राज्यों में भी हार गए आप, अब तो आप खेल खत्म। भाई ये 3 राज्यों में तो 2018 में कांग्रेस जीत गई थी। फिर तो कांग्रेस को ये माहौल बनाना चाहिए कि भाई 2019 में तो अब बीजेपी खत्म, और ठीक ठाक माहौल उनके खिलाफ बन भी हम्म। गया था। वो तो अचानक बीच में पुलवामा आ गया और सैनिकों के नाम पर वोट मांग लिया गया, सीधे तौर पर राजनीति में चीजें बदल गई। तो बीजेपी का ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध करने का तरीका है कि वो दुश्मन को पराजित और अब खुद को विजेता घोषित कर दें। वो ये घोषित, उनके टीवी चैनल रोज यही घोषित कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक चीज है। मुझे लगता है कि विपक्षी दल और देश की जनता इन दोनों चीजों को समझेगी, और मंदिर बन जाने के बाद, मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद, पूजा कर लेने के बाद जब लोग मंदिर से लौटेंगे तो मुद्दों पर सवाल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस देश के जनमानस से, लोकतंत्र से ये उम्मीद है। वो कहेंगे कि मंदिर बन गया, बहुत बधाई आपको। लेकिन केवल मंदिर के नाम हम्म। पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप तो 10 साल सरकार में थे। आप और क्या करेंगे? आप आपने और क्यों नहीं किया कुछ? 12 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए माफ कर दिए, यूरिया किसानों की 5 किलो कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फरवरी के बाद चुनाव आएगा, बीजेपी उसी रणनीति के तहत कि वो विपक्ष को, अच्छा, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ हिंदी के मुहावरे हैं। अगर कोई उनकी तरफ मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, विधायक का टिकट देकर दिल्ली से भेज दिया जाए, कोई इस पे चर्चा नहीं होगी। मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको हटाकर दूसरे को बिठा दिया जाए, और भीतर की नाराजगी, गुस्से पर कोई मीडिया डिबेट ही नहीं करता है। और जब इतने हम्म। तरह के दल मिले हैं, वो सीट शेयरिंग पर लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, तालमेल नहीं बन पा रहा होगा, तो राई का पहाड़, तिल का ताड़, अब गया गठबंधन, बिखर गया, ध्वस्त हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये सब हो रहा है। तो ये होगा अभी कुछ दिन, और जब जब ये होगा, तब तब ये लगेगा कि युद्ध हार गए हैं विपक्ष और बीजेपी जीत गई है। लेकिन असल में राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं। अभी बहुत वक्त है। मुझे उम्मीद है, और उम्मीद, शेरजंग गर्ग कहते हैं कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, ना उम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। तो वो जो एक उम्मीद है ना, वो उम्मीद मुझे इस देश के लोकतंत्र से है। मुझे विपक्ष और नेताओं से कम है।
मुझे लोकतंत्र से है उम्मीद कि चुनाव करीब आते आते इस देश की जनता अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार पर सवाल कम से कम पूछेगी। ये पूछेगी कि ये देश धार्मिक देश हो, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन जनाब आपका हिसाब कब होगा? आपने जो कहा उसमें से क्या किया? आपकी गारंटी कहाँ है? इसलिए भी थोड़ा वक्त है आरफा जी, इसलिए निराश नहीं, मतलब मुझे लगता है उम्मीद है। और अभी जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी, जब वोट शेयरिंग, और मैं अभी भी कह रहा हूं मायावती जी को भी ये बात समझनी होगी और इंडिया गठबंधन को भी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, नीतीश कुमार को भी ये बात समझनी होगी, ममता बनर्जी को भी। और अगर एक मंच पर सब दिखने लगे, आपने भी सवाल में जोड़ा था, कोई रैली शुरू हो जाए, देर आए दुरुस्त आए, कबीर हमारे महात्मा सदगुरु कबीर कहते थे, कहे कबीर जायदा बही जबस चेता तबस सही। तो जिस दिन ये लोग चेत करके अगर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में खड़े हो जाएंगे, मुझे लगता है कि अभी बहुत पानी बहना बाकी। जी बिल्कुल।